स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, स्केलर प्रोडक्ट। इसे डॉट प्रोडक्ट का नाम भी देते हैं और इसे इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ये अल्टरनेट नेम्स हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट? व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड गिव द रिजल्टेंट इन द फॉर्म ऑफ स्केलर क्वांटिटी देन सच ए प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वेक्टर हैं, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। इन दोनों को अगर डॉट प्रोडक्ट लूं तो डॉट प्रोडक्ट मेरे पास आएगा ए बी कॉस थीटा। स्टूडेंट याद रखिएगा यहाँ पे ये जो थीटा है दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, और जो प्रोडक्ट आता है स्केलर प्रोडक्ट में इट इज ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये बात भी एक एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की मैथमेटिकल फॉर्म है इसको डिफरेंट मेथड्स के साथ लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो a डॉट बी है इसको कैसे कैसे लिखा जा सकता है। अगर मैं a डॉट बी वेक्टर, ये बात आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, यहाँ पे इस वेक्टर a की मैग्नीट्यूड को लाके डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा b कॉस थीटा। अब ये जो फैक्टर है ये वाला a वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये क्या हो जाएगा a यूनिट वेक्टर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय b वेक्टर इज इक्वल टू b cos थीटा। तो a डॉट b को लिखा जाने का एक तरीका ये भी है। और अगर मैं b मैग्नीट्यूड को इसी तरह यहां पे लाके डिवाइड कर दूं तो मैं बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूं a वेक्टर डॉट b यूनिट वेक्टर इनटू a cos theta. So these are the possible forms of a dot b जो आपसे MCQ में पूछे जा सकते हैं। दूसरा स्टूडेंट ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है इसे जरा गौर से देखिएगा। इस मैथमेटिकल फॉर्म को मजीद दो मेथड से लिखा जा सकता है, यानी a डॉट b को मैं लिख सकता हूं a इंटू बी कॉस थीटा और लिखा जा सकता है a cos थीटा इंटू बी। अब ये भी पॉसिबल फॉर्म्स हैं। अब यहां पर ये जो b cos थीटा का फैक्टर है ये वाला, दिस इज नोन एज प्रोजेक्शन ऑफ b, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन a। और इस मैथमेटिकल फॉर्म में ये जो पॉसिबल रिलेशन है ये cos थीटा, इसे हम कह सकते हैं दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। तो ये पॉसिबल फॉर्म्स हैं जो आपको a डॉट b से रिलेटेड याद रखनी है। अब स्टूडेंट एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो a डॉट b का फैक्टर है जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा। अब यहां से मजीद क्या एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं ये भी आपसे शेयर करता चलूं। यहां पर स्टूडेंट गौर से देखिएगा, थीटा मैंने बता दिया इट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो अगर मैं डिफरेंट एंगल कंसीडर करूं, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एंगल कंसीडर करता हूं कि अगर ए और बी के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री है। अगर ए और बी के दरमियान एंगल 0 डिग्री लिया जाए तो cos 0 1 होगा। सो ए डॉट बी दो वेक्टर्स के दरमियान जब एंगल 0 है इसे हम कहेंगे दिस इज द मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट। और इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर इसे कैसे लिखेंगे, देखिए आई और आई दोनों पैरेलल है, इनके दरमियान 0 एंगल है। इसी तरह जे डॉट जे ये भी दो पैरेलल होंगे। इसी तरह के डॉट के, इन सब का जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। इसी तरह स्टूडेंट अगर मैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वो 30 कंसीडर कर लूं तो फिर ए डॉट बी किस चीज के इक्वल आएगा स्टूडेंट गौर से देखिए। तब जो हमारे पास ए डॉट बी होगा that will be AB cos 30 क्या होता है स्टूडेंट, √3/2। और √3/2 को हम कह सकते हैं 86%। इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू 0.86 बनती है तो इसे 86 लिखा जा सकता है। इसका मतलब पूछा जा सकता है कि एट विच एंगल डॉट प्रोडक्ट विल बी 86% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, दैट विल बी 30 डिग्री। इसी तरह स्टूडेंट अगर एक और एंगल आपसे शेयर कर लूं यहां पे, जैसे कि 45 डिग्री है, तो अगर 45 के अकॉर्डिंगली a डॉट b निकाला जाए, ये सब एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। तो cos 45 1/√2 होता है और 1/√2 जो है वो तकरीबन 0.70 यानी 70% होता है। तो ये भी बात आपसे पूछी जा सकती है एज एमसीक्यू।
इसी तरह अगर मैं एंगल को मजीद एक्सटेंड करूं और मैं लिखूं कि अगर दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल 60 डिग्री है तो फिर ए डॉट बी दैट विल बी इक्वल टू ए बी ओवर 2 और 1/2 मीन्स ए बी इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो 1/2 का मतलब है 50%, so at which angle dot product will be 50% of its maximum value, that is 60 डिग्री। अब स्टूडेंट अगर मैं कहूं कि डॉट प्रोडक्ट मिनिमम कहां पे आता है तो वो भी एक एंगल कंसीडर किया जा सकता है, जैसे कि एंगल 90 है। अगर ए और बी के दरमियान एंगल 90 हो तो उस केस में जो डॉट प्रोडक्ट है वो मिनिमम होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंट एंगल्स पे आपसे एमसीक्यू शेयर किए जा सकते हैं। अब स्टूडेंट यहां पे डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड मैं मजीद एमसीक्यू आपसे शेयर करता हूं और वो एमसीक्यू कुछ इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। देखिए अगर मैं आपसे कहूं यहां पे 90 डिग्री से रिलेटेड एक बात याद रखिएगा कि इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर अगर आप 90 डिग्री पूछें तो आई डॉट जे ये हमेशा इक्वल होगा 0, क्योंकि आई और जे के दरमियान एंगल क्या है 90। इसी तरह जे डॉट के यूनिट वेक्टर ये भी हमेशा क्या इक्वल होगा 0 के। इसी तरह के डॉट आई ये भी हमेशा किस चीज के इक्वल होगा 0 के। तो ये बात भी स्टूडेंट आपसे एमसीक्यू के तौर पे पूछी जा सकती है इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। अब स्टूडेंट मजीद एमसीक्यू, चूंकि एमसीक्यू को डील करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पे मजीद एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। एमसीक्यू कुछ इस तरह से है, अगर वो आपसे कहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर is perpendicular to 3i plus 4j, इनमें से आपने बताना है कि कौन सा वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। इसमें स्टूडेंट ऑप्शन डिस्कस कर लें। ऑप्शन ए जो है हमारे पास फॉर एग्जांपल दैट इज -3i plus 4j। ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास that is -4i plus 3j। ऑप्शन सी जो है 4i minus 3j एंड डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी, तो स्टूडेंट आपने बताना है कि कौन सा वेक्टर ऊपर वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो इसकी बड़ी आसान बात मैंने समझाई है कि अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है इसका मतलब उनके दरमियान एंगल 90 और 90 के एंगल पे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। तो आप इन ऑप्शन को 1 बाय 1 इन ऑप्शन का डॉट प्रोडक्ट लें विद दिस वेक्टर। जिस ऑप्शन जो वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट ओरिजिनल वेक्टर से 0 आता है वो परपेंडिकुलर होंगे। जैसे मैं अगर बी सिलेक्ट करूं और ऊपर वाला जो वेक्टर है इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लूं तो ये आएगा 3i plus 4j डॉट -4i plus 3j। अब स्टूडेंट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये यहीं पे मैं बात आपसे शेयर कर रहा हूं कि जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट हो तो आपने कैसे कैलकुलेट करना। आप i को i से मल्टीप्लाई करें, ये कितना हो जाएगा -12, और आप j को j के साथ मल्टीप्लाई करें और अगर k है तो k को k के साथ मल्टीप्लाई करें और ये आ जाएगा +12, तो ये आ गया 0। इसका मतलब ये जो वेक्टर है इट इज परपेंडिकुलर टू दैट गिवन वेक्टर 3i plus 4j। इसी तरह अगर सी ऑप्शन का भी आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे इस वेक्टर के साथ तो वो भी 0 आएगा, तो ये भी वेक्टर जो है ये इसके परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पे जो राइट आंसर आएगा, राइट आंसर दैट इज बोथ बी एंड सी। अच्छा, अब मैं इसको शॉर्टकट तरीका मजीद बताता हूं। ये तो डॉट प्रोडक्ट कोई स्टूडेंट का सर ये भी लेंथी है, इससे भी शॉर्ट बताएं, तो इससे भी शॉर्ट हो सकता है। आपने देखना ये है कि देखें ये 3i plus 4j, आपने वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसमें कोफिशिएंट शफल हो जाए, यानी i के साथ 4 आ जाए और j के साथ 3 आ जाए और इन दोनों में से किसी एक का साइन चेंज हो जाए। जैसे यहाँ पे देखें इस ऑप्शन में i के साथ 4 आ गया और j के साथ 3, कोफिशिएंट शफल हो गए और जो हमारे पास साइन है i पहले प्लस था वो माइनस हो गया। कोई एक साइन शफल हो जाए तो तब आप डायरेक्टली जो है वो मार्क कर सकते हैं कि ये इसके परपेंडिकुलर है। इसी तरह स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड एक और लास्ट पॉइंट याद रखना है कि अगर आप दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल निकालना चाहते हैं तब भी आप दो डॉट प्रोडक्ट ही यूज करेंगे। और वो कैसे आएगा स्टूडेंट, सिंपल बात है, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी डिवाइडेड बाय a मैग्नीट्यूड इंटू b मैग्नीट्यूड। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ax bx प्लस ay by
प्लस ए जी बी जी और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। तो इस तरीके से आप दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल भी एस्टिमेट कर सकते हैं। ये भी पॉसिबल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। सो ये स्टूडेंट था हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में दूसरा जो प्रोडक्ट है दिस इज वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट अब हम मूव करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की तरफ। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसमें से भी बहुत से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। हम दो वेक्टर्स को कभी भी जब मल्टीप्लाई करते हैं या तो डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमेशा जो प्रोडक्ट आएगा वो स्केलर होगा, लेकिन जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज वेक्टर ए, इसका आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया वेक्टर बी के साथ, तो रिजल्टेंट आएगा ए बी साइन थीटा इंटू एन। याद रखिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट आता है वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि हमने देखा है कि जो डॉट प्रोडक्ट में रिजल्टेंट आता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अब वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, और क्रॉस प्रोडक्ट में जो वेक्टर आता है उसकी डायरेक्शन हम इस n यूनिट वेक्टर से निकालते हैं और इसकी डायरेक्शन हम निकालते हैं राइट हैंड रूल से। अभी मैं आपके सामने ये ड्रॉ करता हूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्लेन है स्टूडेंट कुछ इस तरह से, दिस इज द प्लेन। इसमें दो वेक्टर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये है मेरे पास वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। इसे मैं वेक्टर ए का नाम दे देता हूं और ये जो है वो मेरे पास वेक्टर बी है, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। अब मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो मैंने अपने राइट हैंड को फर्स्ट वेक्टर के अलोंग रखना है, कीपिंग द थंब इरेक्ट एंड कर्ल द फिंगर टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर थ्रू अ स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल। तो ये जो इरेक्टेड थंब है ये डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, यहाँ पे ए क्रॉस बी क्या आएगा अपवर्ड, जिसे मैं यहाँ पे ऐसे मार्क कर देता हूं। तो हमारे पास जो ए क्रॉस बी है वो आ जाएगा इस डायरेक्शन में। तो ये डायग्राम में ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आ गई। अब अगर आप बी क्रॉस ए निकालें तो वो इनवर्ड आएगा, और बी क्रॉस ए को आप डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट मार्क करेंगे, दिस इज बी क्रॉस ए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको समझाने जा रहा हूं स्टूडेंट यहां पे एमसीक्यू के लिहाज से। सबसे पहले याद रखना है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में कभी भी ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए के। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी इक्वल नहीं होते। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और अगर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के दरमियान एंगल पूछा जाए तो वो 180 डिग्री आएगा। ये भी बात बेटा आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। दूसरे स्टूडेंट याद रखिएगा भाई, इसी अंडरस्टैंडिंग की बेस पे अगर मैं आपसे एक एमसीक्यू पूछ लूं यहां पे, अगर मैं कहूं एंगल थीटा बिटवीन ए क्रॉस बी एंड माइनस बी क्रॉस ए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए के दरमियान आपने एंगल बताना है। इसके ऑप्शन आपसे शेयर कर लेता हूं। ऑप्शन ए है 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 90 डिग्री, ऑप्शन सी है 180 डिग्री एंड ऑप्शन डी है हमारे पास 60 डिग्री। तो आप स्टूडेंट यहां पे स्टूडेंट जल्दी से कहेंगे देखिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के दरमियान एंगल 180 है, सो चार्ली इज द राइट आंसर। लेकिन याद रखना चार्ली आंसर नहीं है। मैंने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए नहीं पूछा, मैंने माइनस लगाया हुआ है। जब मैं इसके साथ माइनस लगाऊंगा तो इसकी डायरेक्शन अगर ऐसे है, माइनस से मल्टीप्लाई करने से ये अपवर्ड हो जाएगा, यानी दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो यहां पे जो राइट आंसर आएगा वो 0 डिग्री है। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं यहां पे एज ए एमसीक्यू वो ये है स्टूडेंट, देखें ए क्रॉस बी जो है, फॉर एग्जांपल ये दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, ये दो वेक्टर्स हैं, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज बी। तो जब मैं राइट हैंड रूल अप्लाई करता हूं तो ए क्रॉस बी ऐसे आता है। अब ए क्रॉस बी हमेशा परपेंडिकुलर होता है वेक्टर ए के भी, ए क्रॉस बी हमेशा परपेंडिकुलर होता है वेक्टर बी के भी, और ए क्रॉस बी हमेशा परपेंडिकुलर होता है उस प्लेन के भी जिस प्लेन में वो दोनों वेक्टर्स लाई कर रहे हैं। तो ये बात भी एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, जो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि ए क्रॉस बी विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए क्रॉस बी विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। और तीसरा पॉइंट, ए क्रॉस बी हमेशा जो परपेंडिकुलर होगा प्लेन के, किस प्लेन के, विच कंटेन्स ए एंड बी,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टूडेंट, ये देखें जो a प्लस बी, अगर मैं इन दोनों को वेक्टर्स को ऐड करता हूं ना, तो ऐड करने से हेड टू टेल रूल से जो रिजल्टेंट आता है ना, वो उसी प्लेन में लाई करता है जिस प्लेन में वो दोनों वेक्टर्स हैं। तो अगर मैं इन दोनों को हेड टू टेल रूल से ऐड करूं और रिजल्टेंट निकालूं, वो भी इस प्लेन में आएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि a क्रॉस बी is also perpendicular to a plus b. Very important point with respect to the understanding point of view. तो ये सारी बातें एज ए एमसीक्यू स्टूडेंट आपसे डिस्कस की जा सकती हैं। अब स्टूडेंट a क्रॉस b को आप मजीद जो है वो डिस्कस करते हैं यहां पर, और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने यहां पे शेयर करता हूं। सबसे पहले जैसे कि डॉट प्रोडक्ट को हमने डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यूएट किया है, इसी तरह बिल्कुल सिमिलरली आप क्रॉस प्रोडक्ट को भी डिफरेंट एंगल पे वैल्यूएट कर सकते हैं। अगर a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड सिर्फ कंसीडर की जाए तो वो हमारे पास आएगा a b साइन थीटा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं। और इसको अगर मैं उसी तरह बिल्कुल डिफरेंट एंगल पे वैल्यूएट करूं, जैसे पहले अगर मैं 0 डिग्री एंगल लूं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बिटवीन a एंड b, तो साइन 0 0 होता है। तो याद कर रखिएगा कि a क्रॉस b जो है वो नल वेक्टर आएगा, यानी मिनिमम आएगा। और अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए a क्रॉस b की, तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। और इसी तरह अगर मैं 30 डिग्री पे बात करूं, एंगल 30 डिग्री हो बिटवीन a एंड b, तो फिर a क्रॉस b की जो मैग्नीट्यूड होगी that will be AB over 2, which is the 50% of its maximum value. Again बेटा डिफरेंट एंगल यूज करेंगे। और अगर मैं एंगल 90 लूं, आप वो सारे एंगल यूज कर सकते हैं जो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में किया है। अगर मैं एंगल 90 लूं तो ये मेरे पास आएगा मैक्सिमम जो है वो वैल्यू आएगी, इसे आप 100% कह सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट अगर मैं एक और एंगल कंसिडर कर लेता हूं, यहां पे अगर एंगल 60 कंसिडर किया जाए तो जो a क्रॉस b आएगा उसकी मैग्नीट्यूड दैट विल बी √3/2 टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू विच इज 86%। तो ये सारी बातें स्टूडेंट आपसे एमसीक्यू में डिस्कस की जा सकती है। अब इस चीज को आप जो है वो यूनिट वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी अगर i क्रॉस i पूछा जाए तो i क्रॉस i हमेशा नल वेक्टर होगा। स्टूडेंट याद रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्टेंट जो है वो हमेशा वेक्टर आना है, तो नल। इसी तरह j क्रॉस j पूछा जाए तो वो भी हमेशा नल वेक्टर आएगा। इसी तरह k क्रॉस k पूछा जाए तो वो भी हमेशा नल वेक्टर आएगा। लेकिन परपेंडिकुलर की केस में जरा ये एक सर्कल याद रखिएगा जो एफएससी में भी हम स्टूडेंट्स को बताते हैं, इस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए, ये i है फॉर एग्जाम्पल, ये j है और ये k है। अगर आप i क्रॉस j निकाल रहे हैं, i क्रॉस j, तो वो थर्ड यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर की केस में i क्रॉस j दैट विल बी इक्वल टू k। इसी तरह अगर आप j क्रॉस k निकालें तो वो मेरे पास इक्वल हो जाएगा i के। और अगर आप इस रोटेशन को रिवर्स कर दें, यानी मैं अगर i क्रॉस k निकालूं तो वो रिवर्स हो जाएगी रोटेशन, तो आप थर्ड यूनिट वेक्टर ही आएगा बट विद नेगेटिव साइन। तो ये स्टूडेंट आपसे एमसीक्यू में पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। इसी तरह रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में तो डॉट प्रोडक्ट हमने देख लिया है कि सिर्फ ax को bx से, ay को by से और az को bz से मल्टीप्लाई करें। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में अगर वेक्टर गिवन हो इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तो फिर आप कैसे निकालेंगे, ये ज़हन में रखिएगा। पहले मैं वेक्टर a लिखता हूं, axi प्लस ayj, दिस इज वेक्टर a इन टर्म ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसी तरह क्रॉस bxi प्लस byj प्लस bzk, तो इस केस में याद रखना आपने डिटर्मिनेंट वैल्यूएट करना होता है, जो मैं यहां पे लिख देता हूं। पहली रो आप i, j और k लिखेंगे और इसको आप वैल्यूएट करेंगे। फर्स्ट वेक्टर ऑर्डर याद रखिएगा, ax आ गया, ay आ गया, az आ गया, ठीक है। इसी तरह सेकंड वेक्टर bx आ गया, by आ गया और bz आ गया। तो ये स्टूडेंट आप डिटर्मिनेंट वैल्यूएट करेंगे तो वो इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। और लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक में आपने पॉइंट याद रखना है वो ये है
कि हमारे पास अगर ए और बी टू कंसेक्यूटिव साइड्स हो पैरेललोग्राम की, तो ए क्रॉस बी की जो मैग्नीट्यूड है इट विल रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये हमारी बुक की कैरेक्टरिस्टिक है। और एक एक्स्ट्रा बात यहां पे ये बताना है कि अगर मैं इस एरिया का हाफ कर दूं, यानी इस मैग्नीट्यूड का हाफ कर दूं, तो वो मेरे पास बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये बातें बेटा आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, जो क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपने याद रखनी है। अब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट भी हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट भी हो गया। अब इन दोनों से रिलेटेड कुछ मजीद एमसीक्यू आपसे शेयर करता चलूं। स्टूडेंट, एमसीक्यू को देखना समझना बहुत जरूरी है। इस सेशन का मकसद ही एमसीक्यू जो है वो आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाना है उनकी। अब ये देखिए मेरे पास एक एमसीक्यू है, मैं कहता हूं कि इफ ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू √3 टाइम्स ए डॉट बी मैग्नीट्यूड, तो आप बताएं व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के दरमियान क्या एंगल होगा? ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री एंड ऑप्शन डी 45 डिग्री। तो स्टूडेंट क्या आंसर है इसका? बड़ी आसान बात स्टूडेंट, राइट आंसर इज 60 डिग्री। कैसे? देखें, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड को लिखा जा सकता है ए बी साइन थीटा, और इसको इधर लाके डिवाइड कर दिया जाए तो ये आ जाएगा ए बी कॉस थीटा, दिस विल बी इक्वल टू √3। अब ये कैंसिल होके टेंजेंट थीटा बन गया, क्योंकि ये इसके साथ कैंसिल साइन ओवर कॉस, और थीटा टेंजेंट इनवर्स करें, टेंजेंट इनवर्स 30 दैट इज 60 डिग्री। तो इस एमसीक्यू का जो राइट आंसर है दैट इज 60 डिग्री। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कॉन्सेप्ट, देखें एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी एट थीटा 45 डिग्री, ठीक है जी। ऑप्शन बी ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ऑप्शन सी बोथ आर करेक्ट एंड डी है नन ऑफ दीज। ले स्टूडेंट, क्या आंसर है इस एमसीक्यू का? तो ज्यादातर स्टूडेंट कहेंगे, वो कहेंगे सर देखें ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। अब ये जो स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे मैं वैसे कर रहा हूं। और ए एक्स होता है ए कॉस थीटा, और ए वाई जो है वो होता है ए साइन थीटा। तो वो कहेंगे स्टूडेंट सर 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री पे हमारे पास जो साइन और कोज, साइन 45 और कॉस 45 जो है वो सेम होते हैं, तो लिहाजा 45 डिग्री पे ये ऑप्शन भी ठीक है और ये ऑप्शन भी ठीक है, तो बोथ इज द राइट आंसर। लेकिन स्टूडेंट नहीं, यहां पे राइट आंसर है नन ऑफ दिस। क्यों स्टूडेंट? ये बात आपकी ठीक है, लेकिन मैंने यहां पे मैग्नीट्यूड पूछी है नहीं, साइन और कॉस 45 पे इक्वल होते हैं विच इज 1/√2, लेकिन क्या यहां पे मैग्नीट्यूड की बात हुई है? नहीं, ये इसका जो आंसर आएगा वो वेक्टर होगा, इसका स्केलर, तो ये तो इक्वल नहीं हो सकते। मैग्नीट्यूड में इक्वल हो गए, लेकिन ऑप्शंस में आप देखिए मैग्नीट्यूड का सिंबल नहीं है, ये है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, ये है टुवर्ड्स वाई एक्सिस, इवन विद द सेम मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन डिफरेंट है। हाँ, यहां पे अगर यूं मैग्नीट्यूड का सिंबल डला होता तो फिर हमारे पास जो राइट आंसर आना था यहां पे वो बोथ आना था। ये बात समझ लें, यही अंडरस्टैंडिंग की बातें हैं जो आपको क्लियर करवानी है। नाउ स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नाउ स्टूडेंट, जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज टॉर्क। अब टॉर्क को हमने डिटेल में डिस्कस करना है और इससे रिलेटेड जो पॉसिबल एमसीक्यू है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि टॉर्क को हम कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। जब भी कोई भी फोर्स वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है उसे हम टॉर्क का नाम देते हैं। एक और बात जो एमसीक्यू में एज ए स्टेटमेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं कि टॉर्क को मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। अब स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो टॉर्क है
उसको जब आपने मैथमेटिकली लिखना है तो ये सिंबल आएगा टॉ का, एंड दैट इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द टॉर्क, और इसे जब मैं इवैल्यूएट करूंगा तो ये आएगा आर एफ साइन थीटा इंटू एन। अगेन बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है तो लिहाजा एन से इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। दो कन्वेंशन यहां पे याद रखनी है। सबसे पहले जो टॉर्क है अगर वो काउंटर क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज जिसे एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं, तो उसे हम कंसीडर करते हैं नॉर्मली पॉजिटिव, और अगर जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज है तो उसे हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव। ये दो कन्वेंशन स्टूडेंट आपने याद रखनी है जो एमसीक्यू में आपसे पूछी जा सकती है। अब स्टूडेंट दो मजीद बातें, तो टॉर्क है हमारे पास, ये जो फैक्टर है टॉर्क का, इसके यूनिट्स क्या हैं? तो स्टूडेंट यहां पे याद रखिएगा कि जो टॉर्क के यूनिट्स होते हैं वो न्यूटन मीटर हैं, और अगर इसकी डायमेंशंस पूछ ली जाएं तो वो आ जाएगा ml² T-2, तो सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, ये भी बात आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास आर और एफ का क्या कॉन्सेप्ट है, इसे मैं क्लियर करता हूं यहां पे एक एमसीक्यू के लिहाज से, कि ये मेरे पास एक रॉड है, फॉर एग्जांपल दिस इज ए रॉड एंड दिस इज द पिवट पॉइंट। पिवट का मतलब है जहां पे वो रॉड फिक्स है। ठीक है, अब यहां पे एक फोर्स लग रही है इस पॉइंट पे, दिस इज द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस इज फोर्स। अब इस फोर्स की वजह से ये रॉड रोटेट करेगा। यहां पे एक नॉर्मल है और हमारी डायग्राम में जो नॉर्मल गिवन है, नॉर्मल के साथ जो एंगल गिवन है वो थीटा है। अब पिवट और पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है दैट इज एक्चुअली आर, और अगर इसे वेक्टर फॉर्म दे दें तो ये आर पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। अब स्टूडेंट आपने बताना है पहले तो इस डायग्राम में कि जो टॉर्क है उसका क्या फार्मूला है, व्हाट विल बी द टॉर्क इन दिस डायग्राम। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको क्लियर करने जा रहा हूं। ऑप्शन ए मैग्नीट्यूड की बात करें, क्या आर एफ साइन थीटा होगा? ऑप्शन बी क्या आर एफ कॉस थीटा होगा? ऑप्शन सी आर एफ होगा, या नन ऑफ दीज। तो इस डायग्राम में क्या टॉर्क है? तो स्टूडेंट ने चूंकि ये फार्मूला पढ़ा होता है तो वो जल्दी से कहते हैं जी टॉर्क जो है वो आर एफ साइन थीटा होगा, लेकिन हमने यही बात आपको समझानी है। ये जो थीटा है इसमें यहां पे दिस इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ, यानी पोजीशन वेक्टर और फोर्स के दरमियान जो है वो ये थीटा एंगल है। लेकिन यहां पे ये जो थीटा गिवन है दिस इज द नॉर्मल एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड फोर्स। तो आपको पहले पोजीशन वेक्टर और फोर्स के दरमियान एंगल डिफाइन करना पड़ेगा। उसके लिए देखें वेक्टर्स के दरमियान एंगल या तो हेड्स के दरमियान होता है या टेल के लिए, टेल के दरमियान। तो मैं ये इसकी टेल आगे इमेजिन करता हूं, इस वेक्टर को एक्सटेंड करता हूं, तो ये वो एंगल है जो आपने यूज करना है। आप देखें टोटल एंगल 90 है, तो ये एंगल क्या आएगा 90 माइनस थीटा। अब जब इस केस में मैं टॉर्क निकालूंगा मैग्नीट्यूड आर एफ, साइन थीटा नहीं यूज करना, वो तो नॉर्मल के साथ है, 90 माइनस थीटा यूज करूंगा। और साइन 90 जो है वो आपको पता है वो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे जो टॉर्क का फार्मूला आएगा दैट इज आर एफ कॉस थीटा, सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। सो इस डायग्राम में चूंकि थीटा जो है वो 90 माइनस थीटा पुट करना है, तो 90 माइनस थीटा जब मैं पुट करूंगा तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बीटा इज द राइट आंसर आर एफ कॉस थीटा। अब बेटा यहां से आपको एक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग टॉर्क की मैथमेटिकल फॉर्म की क्लियर हुई है। दूसरा स्टूडेंट यहां पे एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट नोट करनी है, वो ये है कि टॉर्क किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा टॉर्क जो है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। नंबर 1 इज द फोर्स, अगर फोर्स बढ़ाई जाए तो टॉर्क भी क्या होगा स्टूडेंट, वो इंक्रीज करेगा। दूसरा फैक्टर जिस पे टॉर्क डिपेंड करता है वो मोमेंट आर्म भी इसे कह सकते हैं मैग्नीट्यूड को। सो मोमेंट आर्म की मैग्नीट्यूड बढ़ाई जाए तो टॉर्क जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और तीसरा जो फैक्टर है विच इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड आर, दैट अगर 90 है तो उस केस में जो टॉर्क है वो मैक्सिमम होगा। अब देखें यही डायग्राम पे वापस आए, इसी से मैं एक और एमसीक्यू एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। देखें स्टूडेंट अगर मैं आपसे कहूं फॉर दिस डायग्राम, ये जो डायग्राम आपके सामने बनी है, इफ वी वांट टू इंक्रीज टॉर्क, अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली आप टॉर्क को इंक्रीज करना चाहते हैं तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ये जो डायग्राम आपके सामने है, क्या आप फोर्स को इंक्रीज करें, आर को भी इंक्रीज करें और थीटा को भी इंक्रीज करें? ऑप्शन बी।
आप फोर्स को डिक्रीज करें, आर को भी डिक्रीज करें और थीटा को भी डिक्रीज करें। ऑप्शन सी, आप फोर्स को इंक्रीज करें, आर को इंक्रीज करें और थीटा को डिक्रीज करें, या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट यहां पे आप देखिएगा, अभी मैंने वैसे बताया आपको फोर्स बढ़ाएं, आर बढ़ाएं और इंक्रीज करने के लिए थीटा मैक्सिमम 90 होना चाहिए, लेकिन फोर्स बढ़ाएं और आर बढ़ाएं ये तो ठीक है बात, लेकिन इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड फोर्स। तो जितना ये देखें, जितना इस एंगल को कम करूंगा उतना ही फोर्स क्या होती जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी पोजीशन वेक्टर के। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली आपने फोर्स को बढ़ाना है, आर को बढ़ाना है, लेकिन थीटा को नहीं बढ़ाना है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली थीटा को डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि फोर्स नॉर्मल हो जाए पोजीशन वेक्टर के। तो लिहाजा यहां पे जो राइट आंसर है दैट इज चार्ली। अब स्टूडेंट टॉर्क से ही रिलेटेड आप नेक्स्ट टॉपिक रिलेट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ये बात भी समझनी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या होता है। स्टूडेंट याद रखिएगा, वो कहता है कि अगर किसी भी रॉड पे लगने वाले क्लॉकवाइज टॉर्क, सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क वो इक्वल हो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क या काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क, तो मेरे पास जो रॉड है वो बैलेंस होगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को याद रखिएगा। इसको अप्लाई करते हुए आप डिफरेंट एमसीक्यूज को सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक मैं एमसीक्यू आपके सामने यहाँ पे फ्लॉट करता हूं। देखिए मेरे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, मीटर रॉड। एक तो बात याद रखिएगा, जब लिखा हो ना यूनिफॉर्म मीटर रॉड, तो ये एक ऐसा रॉड होता है जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर होती है और उसका जो वेट है वो हमेशा 50 सेंटीमीटर पे एक्ट कर रहा होता है। अब इस रॉड को मैंने बैलेंस किया है एट 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर इसे बैलेंस कर दिया है। यहां पे दो वेट सस्पेंड किए हैं, एक वेट यहां पे है फॉर एग्जांपल और दूसरा जो है वो वेट यहां पे है। ये जो वेट है ये 30 सेंटीमीटर पे है, ये जो वेट 10 सेंटीमीटर पे, ये जो है पोजीशन इसकी 30 सेंटीमीटर, ये भी 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है। अब यहां पे एक वेट सस्पेंडेड है विच इज एट 90 सेंटीमीटर और आपने बताना है रॉड अगर बैलेंस है तो ये वेट बताएं क्या होगा। ऑप्शंस हम दे देते हैं आपको, क्या वो 10 न्यूटन होगा, ये जो अननोन वेट है क्या वो 20 न्यूटन होगा या 15 न्यूटन होगा या 25 न्यूटन होगा। तो स्टूडेंट बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अप्लाई करें। यहां पे देखिए इस पिवट के अकॉर्डिंगली ये वेट भी टॉर्क जनरेट करेगा और ये भी, ये दोनों क्या है काउंटर क्लॉकवाइज, और ये वेट करेगा क्लॉकवाइज। तो चूंकि रॉड बैलेंस है तो आप काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस कर दे, तो इसका जो टॉर्क है फर्स्ट वेट का वो कैसे निकालेंगे, दिस वेट इनटू दिस डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ एक्शन और पिवट के दरमियान, तो वो कितना आएगा 10, ये देखिए ये 10 है ये 50 है, तो इनके दरमियान डिस्टेंस कितना आएगा 40 सेंटीमीटर प्लस इसका जो आपने टॉर्क निकालना है इस वेट को मल्टीप्लाई करेंगे इस डिस्टेंस से, ये 30 और 50 के दरमियान कितना आएगा 20, और इसका अननोन वेट है और इसका जो डिस्टेंस है वो आ गया 40, क्योंकि ये 90 है ये 50 है, तो दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस आएगा दैट इज 40। अब स्टूडेंट इसे आप सोल्व करें, ये 400 आ गया, ये 200 आ गया, दैट इज W इंटू 40। यहां से W आपने निकालना है वो 600 डिवाइडेड बाय 40, ये कैंसिल हो गया। सो 15 न्यूटन इज द राइट आंसर, सो चार्ली इज द राइट आंसर। इस तरह से आप प्रिंसिपल, आपको एक साइड पे 3 वेट हो सकते हैं, एक साइड पे 2 हो सकते हैं, इस तरह से डिफरेंट सिनेरियो में एमसीक्यू पूछा जा सकता है। अब टॉर्क की एक स्पेशल केस है विच इज कपल। कपल इज द स्पेशल केस ऑफ टॉर्क, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कपल क्या होता है, कपल की डेफिनेशन से एमसीक्यू बन सकता है। नंबर 1, कपल हमेशा तब बनेगा जब 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट करेंगी, व्हेन 2 इक्वल फोर्सेस। पहला पॉइंट, कपल में हमेशा 2 इक्वल फोर्सेस एक्ट करती हैं मैग्नीट्यूड के, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती हैं, on same body at different point। तो ये अगर एक बॉडी पे डिफरेंट पॉइंट्स पर 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रही हो तो वो कपल जनरेट करती है। टॉर्क में सिंगल फोर्स की रोटेशन होती है, कपल में हमेशा 2 फोर्सेस की रोटेशन जो है वो कपल कहलाती है, और कपल की वजह से जो टॉर्क जनरेट होता है उसे कैलकुलेट करने का फार्मूला ये होता है, टॉर्क इज इक्वल टू किसी एक फोर्स को
आप मल्टीप्लाई कर दें कपल आर्म के साथ। अब कपल आर्म क्या है? कपल आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। लिख लें ये बात भी, कपल आर्म क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। जो दो फोर्सेस आप कंसिडर कर रहे हैं, उन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे कपल आर्म कहते हैं। अब मैं ये कपल के जो 3 केसेस हैं वो एमसीक्यूज की फॉर्म में ही आपसे शेयर कर देता हूं, और अगर वो आपने तीनों केसेस समझ लिए तो आप कपल से रिलेटेड किसी भी तरह का एमसीक्यू सोल्व कर सकेंगे। केस 1 कह देते हैं इसे, केस 1। ले स्टूडेंट, मेरे पास एक रॉड है, फॉर एग्जांपल दिस इज द रॉड, सेंट्रली पिविटेड है। इस रॉड की जो लेंथ है ये 2 मीटर है। इस पे एक फोर्स इस पॉइंट पे लग रही है 10 न्यूटन, और एक फोर्स लग रही है इस पॉइंट पे विच इज 10 न्यूटन। आपने बताना है टॉर्क ड्यू टू कपल। ऑप्शन ए, क्या वो 10 न्यूटन होगा, 20 न्यूटन होगा, न्यूटन मीटर 30 न्यूटन मीटर, एंड ऑप्शन डी 40 न्यूटन मीटर। अब मैंने कहा है कि दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं और ये जो प्रोड्यूस करेंगी टॉर्क वो कपल है, तो आप टॉर्क निकालें। स्टूडेंट बड़ी गौर से बात सुनेंगे, मैंने क्या कहा, किसी एक फोर्स की मैग्नीट्यूड को परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए इन दोनों फोर्सेस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो एक्चुअली इस रॉड की लेंथ है विच इज 2, तो 10 इंटू 2 20 न्यूटन मीटर। तो यहां पे जो राइट ऑप्शन आ जाएगा वो आएगा बीटा। ठीक है। अब केस नंबर 2, इन्हीं केसेस को अगर आपने समझ लिया तो आप कपल से रिलेटेड किसी भी किस्म का एमसीक्यू जो है वो कवर कर सकते हैं। ये देखें, ये रॉड को मैं एक एंगल पे प्लेस कर देता हूं। अगेन जो रॉड की लेंथ है वो 2 मीटर है। इस बार एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है 10 न्यूटन, और दूसरी फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, दिस इज अगेन 10 न्यूटन, और ये हॉरिजेंटल के साथ इस रॉड का एंगल गिवन है दैट इज 60 डिग्री। आपसे पूछा गया बताएं इस केस में टॉर्क क्या होगा, ऑप्शन सेम है। अब स्टूडेंट अगेन आपने क्या करना है, टॉर्क निकालना है। क्या करेंगे, किसी एक फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसे एक्स कह दें, लेंथ ऑफ द रॉड को। अब बड़ी आसान बात जरा सुनिएगा, इस लेंथ के अकॉर्डिंगली राइट ट्रायंगल बनाएं इस एंगल के रिस्पेक्टिव। अगर ये एक्स है फॉर एग्जांपल, तो ये हमारे पास एक्स का कौन सा कंपोनेंट आएगा, एक्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और थीटा के सामने वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसे मैं लिख सकता हूं दैट इज एक्स कॉस थीटा, और इसे लिख सकता हूं दैट इज एक्स साइन थीटा। अब स्टूडेंट एक पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, दूसरा ये है, तो दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगा। यानी जब मैं यहां पे कपल की वजह से टॉर्क निकालूंगा तो मैं लिखूंगा एक्स कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों फोर्सेस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 10 इंटू 2 cos 60, cos 60 1/2, सो टॉर्क विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर। तो इस केस में जो ऑप्शन आ जाएगा वो आएगा अल्फा। अब स्टूडेंट थर्ड केस जो कपल में आपसे पूछा जा सकता है वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूं। स्टूडेंट थर्ड केस कुछ इस तरह से है कि अगर मेरे पास केस नंबर 3, अगर मेरे पास रॉड इस तरह से ही है, इंक्लाइंड रॉड है और उसकी लेंथ भी 2 मीटर है, लेकिन फोर्स इस तरह से लग रही है, एक फोर्स ऐसे लग रही है 10 न्यूटन और दूसरी फोर्स जो है वो ऐसे लग रही है, दिस इज अगेन 10 न्यूटन, और हॉरिजेंटल के साथ एंगल है 30। इस केस में अगेन आपने टॉर्क बताना है। ऑप्शंस यही हैं। अब स्टूडेंट अगेन आपने टॉर्क बताने, तो आपको पता है कि आपने किसी एक फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई, अब ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है 2 मीटर, नहीं, तो क्या करना है, इस 2 मीटर के अकॉर्डिंगली इसे एक्स कह दें, इसके अकॉर्डिंगली आप राइट ट्रायंगल बना दें, जो भी थीटा गिवन है उसके अकॉर्डिंगली। ये कंपोनेंट इसका कौन सा होगा, एक्स कॉस थीटा, और ये जो कंपोनेंट होगा इसका सामने वाला दैट इज एक्स साइन थीटा। अब दोनों फोर्सेस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें, ये एक फोर्स है, एक ये फोर्स है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ रहा है, यानी आप यहां पे लिखेंगे एक्स साइन थीटा, तो मेरे पास टॉर्क क्या आएगा 10, एक्स क्या है 2, साइन 30 1/2 होता है, ये कैंसिल, तो इस केस में भी जो हमारे पास टॉर्क आएगा वो 10 न्यूटन मीटर आएगा। अगेन अल्फा इज द राइट आंसर। ये वो 3 केसेस हैं कपल के जो आपने हर हाल में डिस्कस करने हैं। नाउ स्टूडेंट इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, वो है इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसकी बेसिक डेफिनेशन सब बच्चों को तो क्लियर होनी चाहिए, मैं एक बार बोल देता हूं। इक्विलिब्रियम, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम की दो जो है वो बेसिकली टाइप्स आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बुक, जहां से एमसीक्यू बन सकता है। एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि बॉडी जो है उसका v भी जीरो है, यानी रेस्ट पे है, और ना ही वो रोटेट कर रही है। a भी जीरो है और अल्फा भी क्या है, जीरो है। इसी तरह अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो v कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, और a भी जीरो है और अल्फा जो है वो भी क्या है, जीरो है। तो ये हमारे पास, और अगर स्टूडेंट याद रखिएगा अल्फा जीरो है तो बॉडी पे लगने वाला टॉर्क भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि टॉर्क का एक फार्मूला हमें पता होना चाहिए, यहां पे वो होता है आई अल्फा। ये बात भी आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। अब जो इक्विलिब्रियम है उसकी कुछ कंडीशंस हैं कि कब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी और कब नहीं होगी। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिहाज से दो कंडीशन है जी, एक को आप फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं और दूसरे को आप सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। देखें, फर्स्ट कंडीशन ये है, अगर किसी बॉडी पे लगने वाली तमाम स्टैटिक फोर्सेस का सम जीरो हो, दिस इज नोन एज, मतलब लीनियर फोर्सेस का सम जीरो है लगने वाली, तो वो फर्स्ट कंडीशन है। इसे समीशन एफ ऑफ एक्स, यानी ना सिर्फ फोर्सेस का सम बल्कि उनके कंपोनेंट्स का सम भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और जब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो हम कहते हैं बॉडी जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ये सारी बातें बेटा इंफॉर्मेशन बेस्ड जो आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। सेकंड कंडीशन ये है कि बॉडी पे लगने वाले तमाम टॉर्क का सम जो है वो जीरो होना चाहिए, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का सम जो है वो इक्वल होना चाहिए। इसे हम, जब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो हम कहते हैं बॉडी जो है वो किस स्टेट में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, यानी किसी किस्म का कोई एंगुलर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो। और अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, फर्स्ट भी और सेकंड भी, तो उस केस में हम कहते हैं कि बॉडी जो है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। ये बात भी स्टूडेंट